ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, और एक छोटा सा कैलकुलेशन हमने किया था कि प्रॉफिट आप कैसे अर्न करते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट है फॉर एनी बिजनेस, चाहे आप लार्जेस्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द वर्ल्ड अगर आप ले लें, चाहे अमेजॉन को आप काउंट कर लें, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काउंट कर लें, या कोई भी इंटरनेशनल ग्लोबल बैंक को काउंट कर लें, जितने भी बड़े बिजनेसेस इंडिया या बाहर हैं, एक ही प्रिंसिपल पर प्रॉफिट कमाते हैं कि क्या उनका रेवेन्यू है, क्या उनकी अर्निंग है, माइनस एक्सपेंसेस। और अगर आप इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दें कि आपके एक्सपेंसेस आर मोर देन योर रेवेन्यू, देन ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ लॉस। इट्स अ लॉस सिचुएशन फॉर यू। तो ये फॉर्मूले जो हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिकैप्चर में कर देता हूं, पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था कि क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स, परचेज, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन आई से दैट सेल्स जब मैं कर रहा हूं और परचेज जब मैं कर रहा हूं, या सेल्स रिटर्न हो रहे हैं या परचेज रिटर्न्स हो रहे हैं, ये गुड्स का पार्ट है। गुड्स वर्ड को जब आप पढ़ते हैं बिजनेस में, सो यू वुड लाइक टू रिप्लेस गुड्स विद सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज द सोल ऑफ द बिजनेस। चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो सामान जाकर मार्केट से कहीं से खरीद के लाता है और कहीं और बेच देता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, राइट। जो सामान वो खरीद बेच रहा है उसको आप गुड्स बोलेंगे। Second aspect is if the person is going to the market, bringing up raw material, converting it into a finished product and selling it into the market. So that raw material and this finished product will be considered goods, right? लेकिन अगर आपके पास उस goods को convert करने के लिए जो मशीनरी रखी है, फर्नीचर रखा है, फैक्ट्री है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी चीजें एसेट्स होती हैं, बिजनेस की गुड्स नहीं होती। If one of these assets are sold, you will name it with the asset. अगर फर्नीचर बिक गया तो आप फर्नीचर नाम से उसको एड्रेस करेंगे, गुड्स नहीं बोलेंगे। फर्नीचर बेचना आपका बिजनेस नहीं है। ये मैंने एग्जांपल देके लास्ट टाइम आई क्लैरिफाइड, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज अकाउंटिंग इक्वेशंस। देखिए, हमेशा बिजनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती है, और इसको बराबर करने का जो फीचर होता है वो है कैपिटल। इसको जो इक्वलाइज करने का फीचर होता है वो है कैपिटल। सो टिपिकली कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स विल ऑलवेज बी स्लाइटली ऑन द हायर साइड एंड लायबिलिटीज विल बी ऑन द लोअर साइड। जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कैपिटल है। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। अभी हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे, मैंने जानबूझ के आंसर नहीं किया था। जो पैसा, जो मशीनरी, जो टेक्नोलॉजी, जो फर्नीचर या जो बिल्डिंग मैं कैपिटल की तरह बिजनेस में लाता हूं, वो जब बिजनेस के अंदर आ जाती है तो वो डेबिट हो जाती है। मैंने पहले ही दिन क्लास में समझाया था, एसेट्स अगर उसका बैलेंस बढ़ रहा है, इफ दे आर गेटिंग क्रिएटेड, तो डेबिट होंगी, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स जो होंगी वो हमेशा हायर साइड पे इसलिए होंगी क्योंकि उसमें कैपिटल जुड़ी हुई होगी। आपका कैश या बिल्डिंग या फर्नीचर या मशीनरी, जो भी चीज एज कैपिटल आई है, वो एसेट्स का हिस्सा होती है हमेशा, राइट। दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट है कि जो एसेट्स वगैरह आई एज कैपिटल, वो डेबिट हुई, और जो कैपिटल है वो अपने आप में क्रेडिट होती है। कैपिटल इफ इट इज क्रिएटेड, हमने पढ़ा था लायबिलिटीज और कैपिटल अगर उनके बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, उनके बैलेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो इसलिए जो है एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज से स्लाइटली ज्यादा होंगी, और जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल माना जाएगा। तो इसका दूसरा पार्ट ये है कि इफ यू ऐड कैपिटल इनटू लायबिलिटीज, ये एसेट्स के बराबर हो जाएंगी। तो ये हम आगे जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हमको ये चीजें और समझ में आएंगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज वन aspect of capital assets and liabilities. This is the relation between these three terms. Old capital plus profit is your new capital. ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। You earn profit to appreciate, to increase your capital. तो जो साल के शुरू में कैपिटल थी, ईयर के एंड में आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको आप उस ओल्ड कैपिटल में जोड़ेंगे एंड इट बिकम्स न्यू कैपिटल। एंड ऑब्वियसली द रिवर्स ऑफ इट इज डिक्रीजिंग द कैपिटल विद लॉसेस।
capital depreciates when there is any loss at the end of the year. So you will have to deduct the loss amount from the old capital and the capital becomes decreased one. ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझनी होगी. पूछिए प्लीज. सर जैसे हमने इन्वेस्ट करा तो सर उस कंपनी में ऐसा क्या होता है जो हमारा लॉस हो जाता है? देखिए क्या होता है ऐसा लॉस हो जाता है, ये तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पीछे एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको समझाई थी कि आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो गए तो आपको लॉस हो गया. आपको समझ में आया? Yes. If your expenses are more than your revenue, then you make losses. ये exactly आप इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों को उल्टा कर दीजिए. एक्सपेंसेस 100,000 कर दीजिए और रेवेन्यू जो है वो 70,000 कर दीजिए. योर प्रॉफिट विल बी 30,000. सॉरी, योर लॉस विल बी 30,000. समझ गए आप? यस सर. सर हाँ बोलिए. सर अगर ओनर ने इन्वेस्ट किया कैपिटल तो उसे उतना ही कैपिटल नहीं मिलती, उसे लॉस या प्रॉफिट के बेसिस पे नई कैपिटल मिलती है. बिल्कुल. आप कर किस लिए रहे हैं बिजनेस? आपने पैसे लगाए क्यों बिजनेस के अंदर? यू वांट टू अर्न मोर, यू वांट टू एप्रिशिएट योर कैपिटल. अब आप बहुत सारी चीजें जैसे आप लोगों को सुनने में आती हैं, आई डोंट नो, बट एक बायजूस करके एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है. यस सर. यस सर. Right. सर It was Yes, established by a person called his name was Byju's, I think, and that's why he named it after his family name. उसने 4-5 साल 10 साल उस ऐप को चलाया और उसके बाद he sold that particular business to Disney. Disney सबने नाम सुना है? यस सर. राइट. Yes, sir. मूवीज प्रोड्यूस करता है और बहुत सारी और चीजें ओन करता है. राइट. फन पार्क्स वगैरह, थीम पार्क्स वगैरह है डिज्नी के. तो डिज्नी जो है उसने वो बिजनेस खरीद लिया. डिज्नी वो बिजनेस क्यों खरीदेगा? डिज्नी को दिखा कि उसने 0 से जब स्टार्ट किया था उसकी कैपिटल X थी और आज उसकी कैपिटल 5X हो गई है आफ्टर 5 इयर्स. 5 टाइम्स बेटर हो गई है. तो डिज्नी जैसा बड़ा ब्रांड जब उसको ओन करेगा और उसको और अच्छी चीजें मिलेंगी और कैपिटल इन्फ्यूज होगी बायजूस के अंदर तो और अच्छा हो जाएगा. डिज्नी इज मच बिगर बिजनेस कंपेयर्ड टू बायजूस. डिज्नी हैज मोर रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू बायजूस. तो बायजूस ने 0 से उसको जब 5 पहुंचा दिया तो डिज्नी विल बी एबल टू डू इट इन less amount of time. For example, in 2 years, 3 years rather than taking 5 years. तो उसने कुछ thousands of crores में वो बिजनेस बहुत आसानी से बेच दिया. आपको लगता है thousands of crores उसकी कैपिटल रही होगी? नहीं. कैपिटल वुड हैव बीन इन सम lakhs. और वो अप्रिशिएट होके बिकॉज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द कस्टमर बेस, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट वो बढ़ता चला गया. भाई बायजूस कैसे प्रॉफिट कमाएगा? जब तक कि उसके पास स्टूडेंट्स नहीं होंगे एप्लीकेशन में, उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता. इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें जुड़ गए, उसकी कैपिटल एप्रिशिएट हो गई, उसका रेवेन्यू बढ़ गया ओवर एक्सपेंसेस एंड ही वाज एबल टू एप्रिशिएट हिज कैपिटल. एक दिन ऐसा आया उसने कहा मैंने काफी पैसा कमा लिया है बिकॉज ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन, अब मैं इसको बेच देता हूं और जो भी मेरी कैपिटल की वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी. और वो उसने बेच दिया बिजनेस. नाउ ही हैज नथिंग टू डू विद बायजूस. यानी वो सर रिस्क पर इन्वेस्ट करते हो आप कि आपको लॉस भी हो सकता है. बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है. Business, the second part, that's why there is a difference between employment, profession and business. Employment में कोई रिस्क है ही नहीं. You have to go to the office every day and after 30 days you will get the payment. आपको पता है 30th डे मुझे पेमेंट मिलनी ही मिलनी है. आपको पता है कि मुझे 30th डे के इस बीच में मैं बीमार हुआ तो मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है. मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग ऑफिस वर्क, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम को मतलब कोई डिसेबलमेंट हुआ, कोई डेथ हो गई बाय चांस, अनफॉर्चुनेटली कोई वजह हुई तो मेरे को मेरी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलेगा. जो भी मेरे रिजर्व्स हैं वो मेरी फैमिली को मिल जाएंगे. बिजनेस में ये सब कहाँ है? अगर आप एक शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि अगर मेरी कोई एक शॉप है तो सारे रिस्क मुझको एड्रेस कर रहे हैं. शॉप में आग ना लगे तो फायर इंश्योरेंस मुझी को लेना है. आई एम द वन हु हैज टू टेक केयर ऑफ इट.
राइट? मुझे कुछ हो जाए तो शॉप चल सके, क्या करना है उसकी प्लानिंग मुझे करनी चाहिए, घर वालों को किसी को बिठाना चाहिए शॉप पर, किसी को सिखाना चाहिए, राइट? कौन सा सामान बिकता है, कौन सा सामान नहीं बिकता है, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई बाय मटेरियल व्हिच इज यूजुअली सोल्ड, क्योंकि मेरे को तो खरीदते वक्त कैश देके खरीदना पड़ेगा, वो मेरी दुकान से मूव ही नहीं हो रहा तो वो रखा हुआ है जबरदस्ती शेल्फ को ऑक्यूपाई करके, तो you are at the risk of earning losses as well when you start the business. Your capital may depreciate at the end of the year. This is the risk when you start the business, and this risk is always with business. अब जैसे ये जो लॉकडाउन लगा आप लोगों ने देखा पीछे सारी दुकान बंद थी except for these essential services, और essential services की shops को भी एक उन्होंने विंडो दिया था कि ये 4 घंटे में आप सामान बेचेंगे। तो अब आप सोचिए कि जो दुकान एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हैं आपके सिटी में, या खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें होती हैं, ठेले होते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है? बंद हो गई दुकान, रिस्क क्या है? उतने पीरियड के लिए आपकी कैपिटल लॉक्ड है। कैपिटल लॉक्ड है का मतलब अगर आपकी अपनी जमीन, अपनी दुकान वगैरह है तो उस पर जो बिजली पानी का खर्चा आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा आ रहा है, वो तो रुक नहीं रहा। बिजली का एक बेसिक बिल आता है, वाटर का एक बेसिक बिल आता है, यू हैव टू पे, वो तो रुकेगा नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स साल में एक बार देना है, वो तो देना ही है। इफ द प्लेस इज रेंटेड, पता नहीं वो रेंटल लेने वाला जो ओनर है, उसका लैंडलॉर्ड है, वो कहता है कि नहीं मुझे कोई मतलब नहीं कि आपने, अच्छा लोन अगर आपने ले रखा है फॉर एग्जांपल बैंक से, तो बैंक तो लोन का इंटरेस्ट नहीं माफ करेगा, मैक्सिमम 2 महीना माफ कर देगा, 1 महीना 3 महीना माफ कर देगा, बाकी बोलेगा पूरा साल का पे करो। सो व्हाट यू वुड डू? So these are the liabilities that you have to discharge even when there is a lockdown and your shops are closed. For example, आपने कहा चलो यार मेरे एम्प्लॉइज बेचारे, उनको मैं 2 महीना सैलरी दे देता हूँ, पर 2 महीना सैलरी देने के लिए अब आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? शॉप तो बंद है, जो रेस्टोरेंट है आपका वो तो बंद पड़ा है। What would you do? तो सर फिर कैपिटल इन्वेस्ट क्यों करते हैं लोग? तो बिजनेस करोगे कैसे आप? इमेजिन करो आप अपने कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो कहां से बिजनेस करोगे? बिजनेस हवा में थोड़ी होगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बिजनेस की कि उसको पैसे चाहिए, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, व्हाटएवर इट इज। सर ओनर के अलावा भी तो कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो ओनर के अलावा कुछ नहीं होता, जिसने इन्वेस्ट किया वो ओनर है, सिंपल डेफिनेशन। मतलब सर वो सभी ओनर है, 4-5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, एवरीबडी नोज जियो, मुकेश अंबानी की कंपनी को सब जानते हैं। यस सर। His father started that business, धीरूभाई अंबानी। वो पहली बार उन्होंने इंडिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक डोमेस्टिक कंपनी में एक कॉन्सेप्ट रखा कि देयर शुड बी स्मॉल शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब जिसके पास 100 रुपए हैं वो एक शेयर खरीद ले मेरी कंपनी का। सब लोगों को उसने 100 रुपए में, 200, 10 हजार, 5 हजार में शेयर्स बांट दिए, और खुद के पास कोई 1 लाख रुपए थे उसके पास, उसने 1 लाख रुपए से शेयर शुरू कर दिए। तो जो बिजनेस बड़ा होता चला गया तो ही बिकेम द बिगर पार्टनर ऑफ द बिजनेस एंड अदर्स वर स्मॉलर पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। जिसने 100 रुपए लगाए उसको 10 रुपए डिविडेंड मिला, जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसको 15,000 रुपए डिविडेंड मिला, फॉर एग्जाम्पल। तो जब तक आपकी कैपिटल एप्रिशिएट नहीं होगी, प्रॉफिट आप नहीं कमाएंगे, जो रिस्क ऑफ हैविंग लॉसेस वुड ऑलवेज लूम ऑन योर हेड। और ये भी हुआ है बहुत सारी कंपनीज में कि पहले 4 साल खूब प्रॉफिट कमाया और 5वें साल इतना लॉस हुआ कि वो कंपनी 10 साल के बाद डूब कर बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। बैंकरप्सी जो टर्म है वो भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, व्हेन योर लायबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स। व्हेन योर लायबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स, इसका मतलब आपकी कैपिटल खत्म हो चुकी है, योर कैपिटल गॉट ड्राइड अप, लॉसेस होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, you have lesser amount of assets to pay off those liabilities. That is the situation which is called bankruptcy.
इसका हिंदी टर्म मुझे Terms. याद नहीं आ रहा है। बैंक्रप्सी का हिंदी टर्म होता है दिवालिया हो जाना, अगर कहीं आपने पढ़ा हो तो। having bankrupt, business having bankrupt called liabilities are more than your assets. जो आपको पे ऑफ करना है उसके अगेंस्ट आपकी एसेट्स कम हो गई हैं। तो सर देखिए ये हम थोड़ा डाइवर्स कर गए हैं फ्रॉम आवर टॉपिक। वी शुड बी कीपिंग intact our topic rather than wasting time on this particular topic. Let us complete the topic first that we are having at hand, the principle of capital, principle of profit, loss, revenue and expenses. Let's finish off that and then at some other time we will take your other questions. ठीक है? What are different types of expenses and losses? ये आप देखिए, मैंने बहुत सारे examples आपको नीचे दिए हैं। बैंक इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ऑडिट फी, इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, रेंट, पोस्टेजेस, स्टेशनरी, वेजेस। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो अपार्ट फ्रॉम योर सेल परचेज योर बिजनेस हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो अब आप एक्सपेंसेस को कैसे कह सकते हैं? बैंक इंटरेस्ट क्या है? अगर आपने बैंक से कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उस पे आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट यू हैव टू डू, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अकाउंट इज अगर बैंक ने आपका कोई ओवरड्राफ्ट, क्या होता है आई विल टेल यू, दैट्स कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। सो व्हाट हैपेंस इन अ करंट अकाउंट जो बैंक में बिजनेस वगैरह के लिए खुलता है, अगर मान लीजिए उसमें 1 लाख रुपए का बैलेंस है और आपका कोई चेक ऐसा आ गया जिसका पेमेंट करना था 1,20,000 रुपए का, तो आइडियली बैंक क्या करता है? डिसऑनर कर देता है उस चेक को कि भाई 1,20,000 तो अकाउंट में है नहीं, तो 1 लाख रुपए कहां से मैं 1 लाख रुपए में से एक्स्ट्रा 20,000 कहां से लाऊंगा? तो बैंक रिटर्न कर देता है उस चेक को कि बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है क्लाइंट का, कस्टमर का, लॉन्ग टर्म पुराना, और सारे लोन्स भी टाइमली पे ऑफ कर रखे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो बैंक क्या करता है? उसको बैंक ओवरड्राफ्ट अलाउ कर देता है कि अच्छा चेक आ गया, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट है, बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर पे कर देता है 1,20,000 रुपए आपके लिए, और आपको बता देता है कि 20,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो गया है और इसको अगर आप 30 दिन के अंदर भर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उस पर इंटरेस्ट लगा दूंगा मैं। तो जो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट के ऊपर लगता है दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। इट इज अपार्ट फ्रॉम द लोन, इट्स अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, वेरी शॉर्ट टर्म लोन आई वुड से, जो आप क्या करेंगे, अगले दिन 20,000 रुपए बैंक में डालेंगे और बैंक को इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये पैसे मेरे अकाउंट से काट लिए जाए। So that is what is bank overdraft. So any interest has to be paid, bank overdraft interest is used. Audit fee account, देखिए जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये जो सारी प्रोसीजर आप पढ़ रहे हैं, जो बिगिनिंग है ये, तो जो एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसको ऑडिट कराना होता है। ऑडिटर जो होता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो उसको एग्जामिन करता है फाइनल अकाउंट्स को और स्टैंप करता है दैट दीज आर ऑल बोनाफाइड अकाउंट्स, करेक्टली मेड विद ऑल फेयर प्ले इन प्लेस, और सब कुछ ठीक ठीक रिकॉर्ड किया है, बिजनेस बिल्कुल ठीक प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, और उसको सर्टिफाई करता है। इस ऑडिटिंग एग्जामिनेशन की फीस जो पे की जाती है ऑडिटर को, उसको ऑडिट फी बोला जाता है, राइट? सर मेरा एक डाउट था कि हमें ये सारे लर्न करने हैं, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं। हाँ बिल्कुल, ये सीखिए, अब आप धीरे धीरे करके आपको आगे चलकर ये सब एक्सपेंसेस आपको फायदा पहुंचाएंगे, है ना? Insurance account, obviously you know if the company has taken any kind of general insurance, जैसे फायर रिलेटेड कि आपके गोडाउन में आग ना लगे, आपकी फैक्ट्री में ना लगे, हर कंपनी लेती है, हर ऑर्गेनाइजेशन, इवन इफ इट इज अ स्मॉल शॉप, द ओनर वुड लाइक टू कीप इंश्योरेंस फॉर फायर एंड अदर पर्पसेस, राइट? जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आल्सो स्पेंड मनी ऑन द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉइज पर भी पैसा खर्च करती है और उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस भी लेती है। तो दैट इज इंश्योरेंस अकाउंट, उसका जो प्रीमियम कंपनी पे करती है उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं, दैट्स एन एक्सपेंडिचर फॉर यू। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो ऑनलाइन मैगजीन्स वगैरह आती हैं या और तरीके का जो पब्लिकेशन आता है, उसको सब्सक्राइब करती है कंपनी।
राइट? उस सब्सक्रिप्शन का भी कुछ पैसा हर साल कटता है, राइट? दैट सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मोटर एक्सपेंसेस, आप मोटर के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं, आपकी कंपनी ने कुछ कार्स ले रखी हैं, कुछ ट्रक्स ले रखे हैं, कोई और व्हीकल्स ले रखे हैं, तो उसके ऊपर आप ईयरली इंश्योरेंस पे करते होंगे, ईयरली उनकी सर्विसिंग कराते होंगे, राइट? और तरीके का कोई मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता होगा, उसको आप मोटर एक्सपेंसेस बोलते हैं। टेलीफोन अकाउंट, ऑब्वियसली जो टेलीफोन बिल्स आते हैं, आज की डेट में मोबाइल बिल्स भी बोल सकते हैं आप, द ओवरऑल वर्ड इज फोन बिल, तो आप टेलीफोन और मोबाइल के बिल्स को इस तरह से टेलीफोन अकाउंट बोलेंगे, उसको एक्सपेंस बनाएंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस इज जनरल एक्सपेंसेस, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो आप इधर उधर नहीं दिखा सकते हैं, वो आप जनरल एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। रेंट अकाउंट, यू नो, अगर आप किसी की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं अपने किसी काम के लिए, उसके बदले में आपको रेंट देना होता है, सो रेंट अकाउंट। पोस्टेज अकाउंट, इफ यू हैव यूज द पोस्टल सर्विसेज, स्टैम्प्स खरीद के ला रहे हैं आप, जो लेटर्स के कवर्स होते हैं वो खरीद के ला रहे हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट्स भेजते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिल्स वगैरह भेजती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करती है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट यूज करती है। तो पोस्टल रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड, दे विल बी कॉल्ड पोस्टेज अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, ऑब्वियसली अ कंपनी or an organization or a very small shop would definitely need some sort of books, printed books, right? Accounting के लिए, वैसे general लिखने के लिए भी लोग अपने पास notebooks रखते हैं, pen, copy, pencil and different types of things depending on the size of the organization. तो stationery accounts. Wages account, wages is called मजदूरी हिंदी में। तो obviously हर organization के पास किसी ना किसी तरीके के मजदूर होते हैं जो उनका सामान गोडाउन वगैरह में रखने में हेल्प करते हैं, या सामान लाने ले जाने में हेल्प करते हैं, राइट? या फैक्ट्री के अंदर जो है मेन जो रोल होता है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा काम होता है, जो रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना होता है, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं क्लीनिंग वीनिंग की, जिसमें आप वेजेस, फैक्ट्री का अंदर का पूरा एरिया क्लीनलीनेस के लिए आपको उस पर्पस से लोगों को रखना होता है, तो यू कॉल दैट वेजेस। तो जो भी वेजेस आप पे कर रहे हैं तो वेजेस अकाउंट में आएंगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, और एक जो गोल्डन रूल ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। जब भी एक्सपेंस हो रहा है या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसका एग्जैक्टली रिवर्स है रेवेन्यू। व्हेनेवर अ रेवेन्यू इज देयर, आपके पास आ रहा है रेवेन्यू या रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है? क्लियर? यस सर। और सर एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर ऑडिट मतलब? ऑडिट मैंने बताया ना, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं उनको एक इंडिपेंडेंट पार्टी आकर के ऑडिट करती है, एग्जामिन करती है कि सही से बनाए हैं कि नहीं, सोर्सेस का इस्तेमाल ठीक हुआ है कि नहीं, फॉर एग्जांपल वाउचर्स हैं कि नहीं ट्रांजैक्शंस के लिए, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है वो सही दिख रहा है कि नहीं, गलत तो नहीं है। आप नहीं चेक कराना चाहेंगे फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट पार्टी इफ यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, चाहे आप गवर्नमेंट हो, चाहे आप पब्लिक एट लार्ज हो, चाहे आप कस्टमर्स हो, चाहे आप शेयर होल्डर्स हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, वो चाहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट आदमी आके चेक तो करे अकाउंट्स जो दिखा रहे हैं सही है कि अपनी मर्जी से बना दिए, कुछ भी गलत सलत लिख दिया है, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि बिजनेस इज एक्चुअली इन द वेरी बैड शेप। तो सर उसकी फीस? हाँ तो वो इतनी एग्जामिनेशन करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं, आपसे पैसे लेगा। ओके सर। और ये कानूनी प्रोसेस है, दिस इज अ लीगल प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया, चाहे वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनीज हो, उनको अपना ऑडिट कराकर सरकार को दिखाना होता है, पब्लिश करने होते हैं अपने अकाउंट्स गवर्नमेंट को। तो वो पब्लिश तभी हो सकते हैं जब उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ओके कर देगा कि हाँ ये सब बिल्कुल ठीक है, स्टैंप कर देगा ऑफिशियल कि हाँ दीज आर द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग अकाउंट्स, तो वो पैसे लेगा आपसे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दोज रूल्स। एसेट्स हमको पता है, व्हेन दे कम इनटू द बिजनेस, जब उनका बैलेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सेम इज फॉर एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस हम करते हैं, खर्च करते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। रेवेन्यू और लाइबिलिटीज दोनों क्रेडिट होती हैं जब
आप अर्निंग करते हैं, कोई पैसा कमाते हैं, राइट, तो उसको क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज अगर कोई क्रिएट होती हैं या बढ़ती हैं लाइबिलिटीज तो भी आप क्रेडिट करते हैं। ये दोनों तरीके का ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटीज, ये हमने डेबिट क्रेडिट में सीख लिया है। ये एक रीकैप है, क्या क्या चीज डेबिट होंगी, एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स, क्या क्या चीज क्रेडिट होंगी, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लाइबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, ये क्लियर है? अब तक कितना पढ़ चुके हैं हम लोग? यस सर। यस सर। अब ये कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट आर द डबल एंट्रीज फॉर डिफरेंट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सपेंसेस रेंट, यू हैव पेड 200 रुपीज रेंट इन कैश, आपने So? रेंट पे कर दिया। आई विल टेक द क्वेश्चन वंस आई फिनिश दिस एग्जाम्पल प्लीज। हाँ, तो आप क्या करेंगे, रेंट इज योर एक्सपेंस, सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 200 रुपीज, और जब आपने पे किया तो कैश पे किया। कैश इज योर एसेट, जब एसेट आपके पास से जा रही है, कैश आपके पास से जा रहा है, तो कम हो रहा है कैश का बैलेंस। तो एसेट्स का जब बैलेंस कम होता है या डिक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करते हैं। सो यू विल डेबिट द रेंट अकाउंट विच इज एन एक्सपेंस एंड क्रेडिट द कैश अकाउंट विच इज एन एसेट। ठीक है, सर मोटर एक्सपेंसेस क्या होता है? मोटर एक्सपेंसेस, बेटा मोटर क्या होती है? तो कार, मशीनरी होती है। स्कूटर, कार, स्कूटर, ट्रक, ये सब मोटर से चलते हैं। सर तो जो भी रेंट अकाउंट में क्या होता होगा? रेंट, अरे आपको रेंट नहीं पता क्या होता है? इतने दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। नहीं सर, रेंट पता है, लेकिन रेंट अकाउंट में जब आप बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो अकाउंट्स खोलते हैं, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर नाम में ही अकाउंट है, तो अब आप जब आगे जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो रेंट अकाउंट बोलेंगे, कैश अकाउंट बोलेंगे, मोटर एक्सपेंस अकाउंट बोलेंगे। समझ गए आप? ओके। इट्स द तो नेमिंग मेरा कन्वेंशन। एक डाउट था, जैसे ये रेंट ऑफ ₹200 इज पेड इन कैश, तो ये दोनों इसके इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स भी हैं, और जो फाइनल शेप है कि एक रेंट अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और कैश अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। तो सर जो आपने DHA 2 और 3 सेट 2 का दिया है, तो देखो, हमें भी फिर उसमें ऐसे ही लिखना होगा बिल्कुल जैसा। ऐसे ही लिखना होगा। मैंने एक क्लास में एग्जाम्पल शेयर भी किया हुआ है, प्रेजेंटेशन भी शेयर की हुई है, उसी के हिसाब से लिखना है आपको। उसमें एग्जाम्पल है बिल्कुल वैसा, आप लोगों ने देखा नहीं, चेक करिए। यस वो सर। एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराया है, उसके बाद वैसा ही एक क्वेश्चन दिया है। सर तो आपने PPT शेयर की है? मैंने करी है, आप चेक करिए प्लीज। अब मेरे पास टाइम कम है, अब ये वाले सवाल Okay. बाद में पूछिए, आप चेक कर लिया करिए पहले। कुछ सवालों के जवाब आपको पता होते हैं, फिर भी आप पूछते हैं वो क्लास में, वो चेक करिए आप पहले, ठीक है। ओके, डबल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, ये हमने 60 रुपीज का कैश रिसीव किया है एज कमीशन अर्नड बाय द बिजनेस। कमीशन जो है वो मिल सकता है बिजनेस को। कमीशन क्या होता है? व्हेन यू वर्क एज एन एजेंट फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कमीशन मिलता है। मान लीजिए कि कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, बट उसके पास मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास है, आप मार्केट तक पहुंच रखते हैं, सेल्स करना जानते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, अपना प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, मैं बेच दूंगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में, और उसमें जो आपका जो भी सेल्स होगी उसका 10% मेरा कमीशन होगा। अपार्ट फ्रॉम माई प्रोडक्ट आई विल सेल योर प्रोडक्ट एज वेल, और उसका 10% मैं कमीशन ले लूंगा। सो दिस इज व्हाट इज कमीशन अर्नड बाय द बिजनेस। तो अब यहां पर 60 रुपए जो कैश है, दैट यू हैव रिसीव्ड एज रेवेन्यू। सो रेवेन्यू आप रिसीव कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट करोगे। सो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹60, एंड व्हाट यू विल डेबिट, अब यहां पर आपके पास रेवेन्यू के साथ साथ रेवेन्यू की फॉर्म में क्या आया है? कैश। कैश इज एन एसेट, एंड व्हेन द एसेट बैलेंस इज इंक्रीज्ड इट इज डेबिटेड। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि वो एसेट है आपके लिए। सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स। ये और एग्जांपल्स है, देखिए मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन अपलोड कर चुका हूं, प्लीज उसको रेफर करिए और देखिए कि क्या इंक्रीज हो रहा है एक ट्रांजैक्शन में, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या उसमें डेबिट होगा और क्या उसमें क्रेडिट होगा। ठीक है, ये पूरी ऐसे ही प्रेजेंटेशन हमें सर टेबल बना के DHA 2 और 3 में लिखना होगा। हाँ लिख सकते हैं आप, बिल्कुल टेबल बना थैंक सकते यू सर। हैं। ओके, तो ये जो है
अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये ड्राइंग्स मैं ये क्लियरली पढ़ा चुका हूं मैं बिगिनिंग में कि ड्राइंग्स आर नथिंग सर बट आप एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू सर। ये मैं प्रेजेंटेशन आपको अपलोड कर Yes, चुका sir. हूँ, तो इसको आप चेक कर लीजिए, ये उसमें भी एग्जाम्पल है। अभी जो रिसेंटली अपलोड वो हुआ था लेक्चर, उसमें है ये हाँ presentation. उसमें है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको घर पर जाकर के पढ़िए और इसको कंप्लीट करिए। जो मैं आप लोगों को आज एक फाइनल टिप दे रहा हूं, दैट विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स की जो प्रेजेंटेशंस, अभी नॉमिनल अकाउंट मैंने अपलोड नहीं किया, आज कर दूंगा, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि क्यों ऐसा है। देखिए जो ये अलग अलग अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है, एसेट्स के अंदर फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स आएंगे, बैंक लोन्स आएंगे, शेयर कैपिटल आ सकती है, कैपिटल हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो हैं इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो पहली वो चीज जो किसी नाम से बिजनेस में दिखाई दे, अभी आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो आप जर्नल एंट्रीज में देखेंगे कि मिस्टर एक्स को सामान बेचा उधार, क्रेडिट गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स आ गए बिजनेस के अंदर। अब क्रेडिट है तो आप उनको पहले बुक्स के अंदर डेटर बनाएंगे कि आपको पता तो चले कि मिस्टर एक्स से मुझे इतने रुपए लेने हैं बिजनेस के अंदर। तो आप क्या करेंगे, उसको डेटर बनाएंगे। तो मिस्टर एक्स कौन है, या एबीसी एंड कंपनी, जिस आप किसी से जाके उधार सामान खरीद कर ले आए, परचेज, यू हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अब कोई आपकी बुक्स में क्रेडिटर बनेगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर? ये सारे नाम वाले जितने अकाउंट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या पर्संस होते हैं, कैपिटल होती है या ड्राइंग्स होती है, इनको आप पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक, नॉन पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन पर्सन से रिलेटेड नहीं होते, ड्राइंग्स से रिलेटेड नहीं होते, कैपिटल से रिलेटेड नहीं होते, उनको आप नॉन पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। वो क्या हो सकते हैं? गुड्स, फर्नीचर, एसेट्स, राइट, जो आपको दिखाई देती हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और इनकम्स, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। अब ये जो नॉन पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया, ये दो कैटेगरीज का हो जाता है। एक हो जाता है रियल अकाउंट, रियल बाय नेम इज व्हाट, जो आपको दिखाई देता हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट योर एसेट्स आर, जो आपको दिखाई देती है। और जो नॉमिनल है अकाउंट, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ नॉन पर्सनल है, वो हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, हिंदी में उसको नाम मात्र का खाता बोलते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, जैसे आपके एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो आपको मोटर कार या व्हीकल या फर्नीचर तो दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर जो आप सर्विस का एक्सपेंसेस करके आते हैं, उसके पेट्रोल का बिल लाते हैं, पेट्रोल के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, वो एक्सपेंडिचर नहीं दिखाई देता आपको। कैश दिखता है आपको आता और जाता हुआ, लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं दिखाई देता। आप मार्केट गए, सेल्स करके आए, रेवेन्यू कमा लिया, राइट, तो कैश तो दिख रहा है, सेल्स में गुड्स दिख रहे हैं जाते हुए, लेकिन वो जो इनकम है, इनकम वर्ड जो है वो नहीं दिखाई देती। कमीशन रिसीव्ड फॉर एग्जांपल, कितना बड़ा हो, अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए उसका भी ईगो ही हटवा दे जब तेरे को पीटा था। प्लीज, म्यूट कर लीजिए। ओके, सॉरी। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की प्रेजेंटेशंस और वीडियोस अपलोड करी हैं, उसको अब आप रेफर करिए डिटेल में और उसको कंप्लीट करिए। नॉमिनल अकाउंट में आज आपको अपलोड करके दे दूंगा, उसको भी कंप्लीट करिए, जिससे आप लोगों को आसानी से वो समझ में आ सके। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक क्वेश्चंस ऑन पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट ऑन वेडनेसडे, एंड वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। तो सब CT2 में हमें जर्नल्स बनाने को भी आ सकते हैं, लिखने के लिए? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। मतलब ये यूनिट 2